हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं एक नए वीडियो पे। और इस वीडियो में हम टाटा ट्रेड अप्रेंटिस 2021 के लिए जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये केमिस्ट्री का आप समझिए एक आपका मैराथन वाला क्लास है, ठीक है ना। 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग इम्पॉर्टेंट जो वीवीआई हैं उनको देखने वाले हैं। चलिए और आगे हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को और सभी चीज़ों को एकदम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है हमारा जो यहाँ पे हेडिंग आप देख सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ है रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान का क्या मतलब होता है? केमिस्ट्री हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, परमाणु संरचना टॉपिक का नाम है परमाणु संरचना। चलिए हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसका नाम है इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास दिया गया है क्वेश्चन। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परमाणु जो होता है, कोई भी एटम जो होता है उसके अंदर भी 3 और क्या होता है मौलिक कण होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक कहलाता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर ज़ीरो चार्ज होता है या कुछ नहीं होता, कह लीजिए न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एक एटम के अंदर ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इलेक्ट्रॉन का जो खोज है वो किसने किया, प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने किया और न्यूट्रॉन का जो खोज है इसका खोज किसने किया। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप इस चीज़ को ऐसे याद रखिए, आप ऐसे लिख लीजिए या आप याद कर लीजिए, ईंट पर, मैंने आपको पहले भी बताया है, ईंट पर नाच। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप हमेशा याद रख पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो खोज जिन्होंने किया है उनका नाम है जे टॉमसन। किन्होंने किया है इलेक्ट्रॉन का खोज? जे टॉमसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, जे टॉमसन। हमेशा याद रखेंगे, ईंट पर नाच। प से हो गया आपका प्रोटॉन, और प्रोटॉन का जो खोज है वो किया है किसने? रदरफोर्ड। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, र से क्या हो गया? रदरफोर्ड, ठीक है ना, याद रहेगा ना। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया है, तो इसको याद रख लीजिए। और न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो खोज है, च आ रहा है, तो चैडविक, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है, जेम्स चैडविक, याद रहेगा आपको। ईंट पर नाच, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का जो खोज है वो किया है सर जे टॉमसन ने। और साइंटिस्ट के नाम से पहले हम सर भी लगा देते हैं, तो सर जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। प्रोटॉन का खोज करने वाले का क्या नाम था? ईंट पर, तो रदरफोर्ड इसका हो जाएगा आंसर, रदरफोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। और जो हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का खोज जो था ईंट पर नाच, तो ये हो जाएगा चैडविक, ठीक है ना, जेम्स चैडविक, ठीक है। तो इस तरह से आप हमेशा इसको याद रख पाएंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अब आगे स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन बोला परमाणु नाभिक के अवयव है, मतलब परमाणु एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें कौन कौन से अवयव है। न्यूक्लियस, मान लीजिए ये एक एटम है, तो उसके न्यूक्लियस में 2 चीज़ रहता है, 2 चीज़, एक है प्रोटॉन और एक कहलाता है न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो फ्रीली वो क्या करता है? मूव कर सकता है। तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। साथ ही साथ एक बात मैं और आपको बताते चलता हूँ, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैसे हम पता करते हैं? उसके नाभिक में जितने नंबर प्रोटॉन के होते हैं, प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, याद रखिएगा। तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे पता करते हैं? जैसे हम लिखते हैं C6, कार्बन का 6 लिखते हैं, तो कार्बन के जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन है, इसलिए हम बोलते हैं कार्बन 6, ठीक है, याद रखेंगे। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, परमाणु संख्या जो जिसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए, तो अब पहला क्वेश्चन था परमाणु नाभिक के अवयव है, तो पहला है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए,
जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या एक सही कथन है बोला है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये आपको मैंने अभी बताया है। चलिए ये भी देख लेंगे। देखिए तीसरा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो अणु का भाग नहीं है। याद रखेंगे जो हमारा परमाणु होता है उसमें 3 कण होते हैं मौलिक, जिसको एक प्रोटॉन बोलते हैं, एक न्यूट्रॉन बोलते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 2 और कण का खोज हो चुका है। पहले के लोगों का मानना था कि परमाणु को विभाजित, मान लीजिए कोई अगर एलिमेंट को अगर हम काट दें, डिवाइड करते जाएं, तो आगे एक समय आएगा जहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो परमाणु का कहलाता है। लेकिन बाद में चल के पता चला कि परमाणु के अंदर, मतलब एक परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण होते हैं, लेकिन बाद में फिर पता चला कि 2 और कण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जिसको बोलते हैं, जो भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे ही रखा गया है। ठीक है, तो 2 और कण का खोज हुआ है। तो फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन वो है जो अणु का, जो हमारा जो एटम है उसका भाग नहीं है, याद रखिएगा। खनिज, यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। कहाँ से? तो प्राकृतिक तत्व जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का क्या विशेषता है कि सबका जो प्रॉपर्टी है सेम रहता है। ठीक है, मतलब अगर कोई एलिमेंट ले लें, उसको डिवाइड करते जाएं तो हर एक टुकड़ा में उसका प्रॉपर्टी पहले वाले के प्रॉपर्टी के सेम रहता है। तो बोलते हैं उसको कि वो हमारा क्या एलिमेंट है। बोला परमाणविक नाभिक खोजा था, मतलब नाभिक जो एटॉमिक जो न्यूक्लियस है उसको किसने खोजा था? रदरफोर्ड बोलेंगे इसका आंसर, ये रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन का खोज जो था वो किसने किया था? तो ये हो जाएगा चैडविक ने, मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं क्लियर, बोला है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ड्यूट्रॉन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या बोला, अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं। अल्फा कण जो होता है उसके 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो अल्फा कण होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और उसका जो द्रव्यमान होता है वो लगभग हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा हीलियम जो है, हमारा हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि हमारा जो हीलियम जो गैस है नोबेल गैस होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 2। तो इसका कहने का ये मतलब हुआ इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को हम लोग नहीं गिनते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उतना ही हम क्या बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं कि वो हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, बोला अगला क्वेश्चन, एक किरण जो अल्फा किरण है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा कण। जो हमारा बीटा कण है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। बाकी जो आपका अल्फा रेज है, अल्फा किरण है, ठीक है, और अपना जो है गामा रेज है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जैसे बोला कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप आपने पढ़ा होगा, आइसोटोप तो उसमें होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन जो होगा वो सेम नहीं होता है, तो वो आइसोटोप कहलाता है। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। देखिए बोला है जीरो मास जो होता है, ठीक है ना, बोला सम्मेलन करने के लिए, तो मेल मैचिंग है, तो जीरो मास को बोलते हैं न्यूट्रॉन को बोलते हैं। जो हमारा फ्रैक्शनल चार्ज है वो क्वार्क है, इसका आंसर। फ्रैक्शनल स्पिन है पॉजिट्रॉन, इंटीग्रल स्पिन है फोनॉन। ठीक है, तो अब देखिए इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब हमारा धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है ना, बोला परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत द्वारा। अफबाउ सिद्धांत जो है हमारा, अफबाउ रूल आपने पढ़ा होगा, उनके द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है।
देखिए बोला जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान क्या होगी। तो याद रखिएगा प्रोटॉन जितना होता है उसको 2 से लगभग 2 गुना होता है। तो प्रोटॉन अगर 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो 4, तो ये क्या है हमारा हीलियम हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन का एक ही होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, बोला है परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहता है वो क्या कहलाता है, समस्थानिक। आइसोटोप्स कहते हैं उसे, आइसोटोप्स कहते हैं समस्थानिक, ठीक है ना। न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा, न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा लेकिन प्रोटॉन सेम रहता है। चलिए अब थोड़ा और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये है हमारा ये जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है ये है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, मतलब फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इम्पॉर्टेंट सवाल है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हम आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना। देखिए फिजिकल चेंजेस और एक होता है केमिकल चेंजेस, एक होता है केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो होता है जिसमें नया कोई भी चीज़, नया पदार्थ, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। कोई अभिक्रिया से अगर नया पदार्थ नहीं बना तो वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में नया पदार्थ बनता है, नया बनता है और पहले वाले पदार्थ से उसका जो गुण होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, तो केमिकल चेंजेस होता है। तो पूरा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। देखिए नया पदार्थ कोई नहीं बना है इसलिए हम क्या बोले, ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन है, कोई नया चीज़ तो बना नहीं है, उसका भी प्रॉपर्टी उसके जैसा ही है। रासायनिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये क्या है, एक केमिकल चेंजेस है, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है बोला दूध आस्कंदन, ठीक है, जो आपका होता है जिसको बोलते हैं ना पाश्चराइजेशन जिसको बोलते हैं, वो कहलाता है। उसके बाद और देखिए पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम थोड़ा और इम्पोर्टेंट की ओर बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि एक ऐसा रिएक्शन का नाम बताइए जो फिजिकल चेंजेस भी है और केमिकल चेंजेस भी है। तो याद रखिएगा जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल्स, बर्निंग ऑफ कैंडल्स हमारा फिजिकल भी है और केमिकल भी है, दोनों है, याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना, है ना। तो अब अगला देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे 2 सवाल मुझे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ दिख रहा है, देख लीजिए। बोला है अशुद्धियों के कारण, माने इम्प्योरिटीज़ जो द्रव में किसी में मिला है तो उसका क्या होता है, बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब कोई भी अगर एक द्रव है, लिक्विड है, उसमें अगर इम्प्योरिटीज़ अगर अधिक है तो उसका जो क्वथनांक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, मतलब देर तक आपको उसको हीट करना पड़ेगा, क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड, देखिए पहले सेंटीग्रेड बोलते थे, अब डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, पुराना नाम है इसका। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है ऊंचा वाला जगह पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इस वजह से 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही पानी वहाँ क्या होता है, उबलने लगता है। तो वायुमंडल जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर उठेंगे आपका जो वायुदाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता चला जाता है, जितना नीचे आएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा होता है, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऊपर जैसे आएंगे तो दाब कम हो जाएगा, नीचे आएंगे दाब बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन एक पूछ लेगा कि केला जो होता है, जो हमारा केला है, जब हम उसको नीचे रख देते ज़मीन पे तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि उसको, केला को हमेशा हमें ऊपर किसी रस्सी से या कहीं भी लटका के इस तरह से टांग के रखना चाहिए। क्यों, तो इसका जवाब है कि ऊपर
जैसे मतलब अगर रखा जाए अगर इसको, तो इस पर जो है वायुमंडलीय दाब कम लगेगा, प्रेशर इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा, जिसकी वजह से ये सुरक्षित रह पाता है। तो इसी तरह से एक इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछा गया था कि केला के ऊपर ऐसे टांग के क्यों लटका के रखा जाता है। तो एक ने जवाब दिया कि केला को लगता है कि वो अभी भी पेड़ में लटका हुआ है, ठीक है, इसलिए वो ख़राब नहीं होता है। तो आप ऐसा जवाब ना दें, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं। बोला कि नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण, नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है, माने फ्रीजिंग पॉइंट जो है बर्फ़ का बढ़ा देता है उसको, ठीक है ना। तो बोला है ए जो स्टेटमेंट है वो सही है क्या? नमक बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक और बर्फ़ का मिश्रण अगर है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, सही है। लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये गलत है, ठीक है ना। और कुछ इम्पोर्टेंट समझ में समझिए। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का गुणधर्म है, माने जो आपका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3 और 4 जो है, इसका जो ऑक्साइड है इसका गुणधर्म क्या है 3 और 4 ग्रुप नंबर का? तो बेसिक और एसिडिक, बेसिक भी है और एसिडिक भी है 3 और 4 ग्रुप मेंबर का जो है। देखिए याद रखिएगा, मेटल का जो ऑक्साइड होता है जिसको हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं दोस्तों, मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, हमेशा बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक होता है। माने कोई धातु का जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बेसिक ऑक्साइड मिलता है, और कभी अगर हम लोग नॉन मेटल का रिएक्शन कराते हैं, नॉन मेटल का जब रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें एसिडिक होता है, मिलता है, एसिडिक ऑक्साइड मिलता है। मतलब कहने का है मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है, ये कैसा है, बेसिक है कि एसिडिक है? कार्बन है एक नॉन मेटल, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये एसिडिक होगा। मान लीजिए सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, सल्फ़र क्या है, एक नॉन मेटल है, इसलिए ये एसिडिक है। और ये तो बहुत पॉइजनस गैस भी है, ये भी पॉइजनस गैस है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझिएगा। उसके बाद देखिए, बोला ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, और उसके बाद जो है जो हमारा है सिलिकॉन, सिलिकॉन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बोला भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बोला रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व आपका क्या है? हीरा है, ठीक है। बोला है हीरे का जो खनिजीय बनावट है वो किससे है? तो कार्बन से। कार्बन हीरा का क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है, एक एलोट्रोप होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, और एक होता है, 3 है, एक होता है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, तो 3 है एलोट्रोप्स। अब आइए धातु खनिज एवं अयस्क गुणधर्म और उपयोग, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हो सकता है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में, टीए एग्ज़ाम में। पहला है ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु के लिए होती है वो क्या होता है? 2, 8, 8, इस तरह से आप सेट करते हैं, 18, 18, 32, इस तरह से चलता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर भी बोला जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि पहला ग्रुप में 2 एलिमेंट, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, ऐसा होता है। बोला है सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु हमारा पोटेशियम है। याद कैसे रखेंगे आप बोलिए? मतलब केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, माने के से पोटेशियम हो गया, सोडियम Na, और Ca का माने कैल्शियम है, Mg मैग्नीशियम है, और ये एल्युमिनियम, जिंक, फेरो माने आयरन हो गया, लेड हो गया, लेड के नीचे टिन होता है Sn जिसको बोलते हैं, उसके नीचे हाइड्रोजन। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव है, ये पानी में फेंक दीजिए तो पानी में आग लगा देगा, इतना हीट ये निकालता है
ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस करता है। सोडियम भी वही है, कैल्शियम भी वही होता है। मैग्नीशियम मतलब ठंडा पानी से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ये भी रिएक्टिव मेटल है। एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरो हो गया, पीबी, टिन, हाइड्रोजन तो नहीं करता है। खैर हाइड्रोजन के नीचे आइए, बोलिए हाई कोर्ट है आप AgAu और Pt प्लेटिनम। तो हाइड्रोजन, कॉपर और हमारा मरकरी है Hg पारा, Ag सिल्वर है। सिल्वर के बाद हो गया Au का मतलब होता है गोल्ड। तो देखिए अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो बोला है कि लिथियम एवं पारा, मतलब लिथियम और जो हमारा मरकरी है Hg, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम, और एल्युमिनियम एवं जो हमारा पारा है, धातु युग में क्रमशः सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु है। देखिए याद होना चाहिए आपको, सब धातु अगर बोल दिया है, अगर बोला धातु और बोला हल्का, धातु और हल्का, तो हो जाएगा लिथियम। धातु और हल्का बोल दें तो आप याद रखिए लिथियम होगा इसका आंसर। बोल दिया धातु और भारी, धातु और भारी बोल दिया तो ऑस्मियम बोल देंगे इसका आंसर। ऑस्मियम यहाँ पे जो लिखा है ऑस्मियम हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और सब बोले सर्वाधिक कठोर तत्व क्या, हीरा है, आपको पता होना चाहिए। सबसे कठोर जो है वो क्या है, हीरा है। एक मिनट। हाँ तो आइए इसी तरह से अब हम अपना और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं ज़रा। बोला है सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन में कठोरतम धातु क्या है, तो कठोरतम धातु बोल दिया है तो प्लेटिनम इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बोला कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम में वो पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो नाइक्रोम इसका आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम हीटर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें भी यूज किया जाता है किसका, तो हमारा नाइक्रोम का तार का, ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है, यूरेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है, जिसको यू बोलते हैं ऐसे। और हमारा मोती की रासायनिक संरचना क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती का मुख्य अवयव क्या है, मुख्य अवयव अगर पूछ ले एग्ज़ाम में तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे, आप ज़रा देख लीजिए, एर्गोनाइट और कांचियोलिन, ठीक है, कंचा बोलते हैं ना, कांचियोलिन, एरागोनाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए उसको केरोसिन का तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। सोडियम एक धातु है लेकिन इसको चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम धातु होने के बावजूद भी चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद याद रखिएगा जो ब्रोमीन, हमारा हमारा जो ब्रोमीन है वो एक अधातु है। ब्रोमीन क्या है, अधातु है, लेकिन ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर ये क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन अधातु है। और अगर धातु में पूछ ले कौन सा धातु कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो हो जाएगा Hg। Hg का मतलब हो गया पारा, ठीक है ना, पारा 80 जिसको बोलते हैं, Hg, हाँ Hg हो गया। और इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला गया है लोहा का एक और का नाम पूछा। देखिए सिंपली आपको क्या बोला, लोहा प्राप्त किया जाता है। तो लोहा क्या किससे प्राप्त किया जाता है, तो अयस्क से प्राप्त किया जाता है, और अयस्क को हम लोग ओर बोलते हैं। तो आयरन का ओर क्या है, हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारा आयरन का ओर है, उसी तरह से हेमेटाइट है। बॉक्साइट पूछ ले तो किसका ओर है, थोड़ा बहुत देख लीजिए। बॉक्साइट हमारा एल्युमिनियम का ओर होता है। कुप्राइट एक होता है, तो इसका पूछ ले तो वो हो जाएगा हमारा तांबा के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बोला उष्मा मतलब जो हीट है और इलेक्ट्रिसिटी का सर्वोत्तम चालक क्या है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी चांदी होता है, चांदी, लेकिन तार में यूज नहीं करते हैं ताकि महंगा होता है।
सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा धातु पाया जाता है अर्थ पे, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक लचीली और पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु क्या है? तो लचीली और पीटकर बढ़ाए जाने का जो योग्य वाला माने सबसे कहने का मतलब है मेलिएबल क्या है और डक्टिलिटी किस में है? तो गोल्ड में, सोना को बोलते हैं गोल्ड, स्वर्ण, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना को मतलब 2 किलोमीटर तार तक इसको बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर तार पतला बनाया जा सकता है। तो मेलिएबिलिटी जो होता है, मेलिएबिलिटी का मतलब हो गया आघात वर्धनीयता शायद बोलते हैं, तो ये हो गया। और डक्टिलिटी माने तन्यता, जिसको तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड में होता है, याद रखिएगा। बोला हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में कौन विद्युत का चालक है सबसे ज़्यादा? अच्छा, तो याद रखिएगा चांदी। हीरा तो करता नहीं है, चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन मैंने बोला एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है बॉक्साइट जो ओर है, मैंने बताया भी था अभी आपको। देखिए बोला है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3। और इसको जब इसको हीट दिया जाता है तो CaO और CO2 गैस मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 चीज़ हमें हीट देने के बाद मिल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ है कि कोयला के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट में कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा कार्बन अंश होता है? तो एंथ्रासाइट एक ऐसा कोयला है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का मात्रा होता है और बेस्ट सर्वोत्तम कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को। दूसरा नंबर पे आता है आपका बिटुमिनस, दूसरा नंबर पे बिटुमिनस, और 3 नंबर पे आता है लिग्नाइट, और उसके बाद आता है आपका पीट, ठीक है ना। एंथ्रासाइट आपका सबसे ज़्यादा हीट आपको देता है और ब्लू फ्लेम के साथ ही जलता है। इसका जो ज्वलन, जो ताप बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, तो वो सबसे ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे और एक सवाल ले लीजिए। बोला हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा क्या? बनेगा पानी बनेगा। हाइड्रोजन जब जलेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन जब जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बन जाएगा पानी, याद रखिएगा हमेशा। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल सबसे ज़्यादा कम माने सबसे न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन करता है? तो हाइड्रोजन करता है सबसे कम वायु प्रदूषण। बोला भारी जल एक प्रकार का क्या है? एक मंदक है, ठीक है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? D2O। जो एक जो हमारा हाइड्रोजन है उसका समस्थानिक आइसोटोप्स है ड्यूटेरियम जिसको बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है। D2O, H2O बने पानी, और 3 होता है हाइड्रोजन का, 3 हमारा क्या है? आइसोटोप्स है। तो जिसमें भारी जल जिसको बोलते हैं वो है D2O, ठीक है। तो ये कुछ देखिए बोला है भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत क्या? 11.11% है, ठीक है ना। इसका आंसर अगर यही पूछ लेता भार के अनुसार माने मास के अनुसार हमेशा जो होता है 1:2 जो होता है 8 का रेशियो होता है, 1:8, ठीक है। और भार के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से, ठीक है। देखिए एक और सवाल ले लेते हैं। बोला गुरु जल क्या है? ऑक्सीजन और हैवी वाटर को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन को गुरु जल बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, D2O इसको बोलते हैं। बोला भारी पानी की खोज की थी किसने? H.C. उरे ने इनका खोज किया था। याद, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, भारी पानी का खोज H.C. उरे ने किया था।
भारी पानी का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी पानी का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, कैसे 20 होता है? जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आप इधर देखिए, हमारा H2 रहता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, 2 करेंगे तो 16, और यहाँ पे इसका 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाता है। तो DTO में भी सेम कर दीजिए, 20 हो जाएगा। बोला है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कौन सा है? हीलियम। नोबेल गैस कितना है? 8 है, जिसमें बोलते हैं हीलियम, एक है हीलियम, और उसके बाद है आपका एक होता है रेडॉन, एक होता है क्रिप्टॉन, ठीक है, एक होता है जेनॉन। इस तरह से टोटल और भी आर्गन हो गया, टोटल 8 है नोबेल गैसेस। और ज़रा देख लीजिए कुछ कुछ क्वेश्चन। देखिए, बोला है जल के लिए पीएच मान क्या होता है? एकदम शुद्ध वाटर का पीएच 7 होता है। ठीक है, पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। और ब्लड का पूछ ले तो 7.4 होता है खून का पीएच वैल्यू। बोला सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है तो अष्टफलकीय है। ठीक है, ऑक्टागोनल टाइप का होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? अमोनिया। ठीक है, जिसको NH3 बोलते हैं, NH3 अमोनिया को बोलते हैं। और अगर आपसे पूछ ले जो यूरिया है उसका सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO और फिर से एक बार NH2, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं CO NH2 और फिर से इसका होल ट्वाइस कर दीजिए तो हो जाएगा यूरिया का सूत्र। ठीक है, और अगर पूछ ले कि एक स्वस्थ व्यक्ति पूरे दिन भर में कितना मूत्र उत्सर्जित करता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1.5 लीटर। 1.5 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन। चलिए आज के अभी हम इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में और बहुत सारे जो टॉपिक है उसको मैं कराने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। जय हिंद।